अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं और ये है हैलाइड्स। फॉर्मूला है MX2, जहां M क्या है बेरिलियम से लेके बेरियम तक और X क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको MgCl2, BeCl2, CaCl2, CaF2, BaCl2, बहुत सारे इस तरह से। अब देखो यहाँ पर जो बेरिलियम हैलाइड है BeX2, इसको छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैलाइड्स हैं, समझ गए बच्चों, वो मेटल और हाइड्रोजन की डायरेक्ट एक्शन से बन जाते हैं। इसके अलावा मेटल, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, इन पर एसिड की रिएक्शन से भी बनते हैं। तो इसमें हैलोजन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट एक्शन हो जाती है, तब ये बन जाते हैं। समझ गए बच्चों कि BeX2 के अतिरिक्त बाकी अगर हमें हैलाइड्स बनाने हैं तो M और X2 की प्रत्यक्ष क्रिया से बनते हैं। तो M + X2 तो MX2। M क्या है यहाँ से मैग्नीशियम से लेके बेरियम तक। अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए इनकी तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन जितना छोटा उतना ही फास्ट रिएक्शन। और अगर मेटल के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है तो रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर है, मींस ये ऑर्डर फॉर किसके लिए है बच्चों? हैलाइड फॉर्मेशन। समझ गए ना कि हैलाइड फॉर्मेशन का ये रेट है विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन एंड मेटल। इसके अलावा हम यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी ले सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर MO ले लें या MOH और इन पर HX हाइड्रोजन एसिड की रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर हमारे लिए क्या बनेंगे बच्चों? यहाँ पर भी हैलाइड्स बन जाते हैं, बट ये एक्वस कंडीशन में बनेंगे, मींस यहाँ पर वाटर से ये हाइड्रेटेड हो जाते हैं और कुछ तो जलघटित हाइड्रोलाइज्ड भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये हैलाइड्स की बात करें तो ये कैसे बनेंगे? एनहाइड्रस स्टेट। ओके, बेरिलियम के अगर हाइड्राइड्स बनाना है, जैसे कि फ्लोराइड बनाना है, क्लोराइड, तो बेरिलियम ऑक्साइड पर अमोनिया और HF की रिएक्शन होती है। पहले इस तरह का एक कंपाउंड बनता है टेट्राफ्लोरो अमोनियम कंपाउंड, जिसकी हीटिंग से फ्लोरीन बन जाता है, BeF2 बन गया। अगर हम बेरिलियम क्लोराइड बनाएं तो यहाँ से ये निकल जाएगा, इसके साथ ये ऐड हो जाएगा और ये बनता है। तो ये एनहाइड्रस स्टेट में बन जाते हैं। अब आते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला मैं बता दूं कि जो बेरिलियम हैलाइड है, मींस क्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब कोवैलेंट नेचर के होते हैं। रीजन क्या है कोवैलेंट नेचर का क्यों है बच्चों? क्योंकि इसमें बेरिलियम 2+ आयन है जो बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है। ऐसे में हैलाइड का पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा और जितना बड़ा हैलाइड होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, वो उतने जल्दी पोलराइज्ड होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर इस ऑर्डर में क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक है कि कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी कम और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये अगर हम देखें तो ये सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होगी, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है बोरॉन, किसके? बेरिलियम के हैलाइड्स। ओके, तो इसमें कोवैलेंट नेचर का रीजन मैंने बता दिया और इनकी सॉल्युबिलिटी। पहले आप यहां तक नोट करें फिर आगे बढ़ें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज में आ जाए MX2, जहां M क्या है? कैल्शियम से लेके, या हम ये कहें कि हाँ ये है कैल्शियम से लेके और बेरियम तक, ये आयनिक नेचर के होते हैं। समझ गए ना? यहाँ पर हम देखते हैं Mg से लेके कि ये आयनिक नेचर के हैं और वाटर सॉल्युबल है, जबकि बेरिलियम के जो हैलाइड्स आपने देखे थे वो कोवैलेंट नेचर के थे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल थे। तो ये आयनिक है और जल में मिले हैं, एक चीज। दूसरा है कि बेरिलियम हैलाइड और मैग्नीशियम हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बना देते हैं। इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। बट अगर हम अदर की बात करें तो वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट है। BeCl2 को वाटर में रखें तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और HCl के यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बन गया, ये कहलाएगी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाती है। क्योंकि जो हैलाइड है वो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयन है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ऐसे में मीडियम में यहाँ पर जो है ये है, इसी के कारण क्या आ जाती है? एसिडिटी, और pH लेस देन क्या हो जाएगा? 7।
ओके, MgCl2 के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम CaCl2 की बात करें तो यहाँ पर केवल हाइड्रेशन हुआ। क्या हुआ बच्चों? ये हाइड्रेशन। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, और ऐसे में ऐसा कोई भी सॉल्ट जो दोनों स्ट्रॉन्ग से बना हो वो कभी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा बच्चों? न्यूट्रल। एक तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि जो MX2 है, मतलब चाहे बेरिलियम के हैलाइड्स हो, चाहे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। समझ गए बच्चों? हाइग्रोस्कोपिक मतलब कैसे होते हैं? आर्द्रता ग्राही। और इनका जो आर्द्रता ग्राही गुण है, समझ गए ना? आर्द्रता ग्राही जो नेचर है बच्चों, गुण M2+ आयन का आकार बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता जाता है। यह है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, डिक्रीजेस विद इंक्रीज साइज ऑफ M2+। समझ गए ना? मतलब सबसे ज्यादा जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है वो MbEx2 में है, उससे कम, क्योंकि कैटाइन बड़ा होगा तो वाटर हाइड्रेशन का रेचर कम होता जाता है। हमने हाइड्रेशन एनर्जी में देखी थी कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसके साथ आएगी? बेरिलियम हाइड्राइड के साथ या बेरिलियम 2+ आयन के साथ। तो बेरिलियम हैलाइड में सबसे ज्यादा क्या होगा? हाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि बेरिलियम सबसे छोटा कैटाइन है। बाकी हैलाइड्स जो है उनमें जैसे कि MgCl2 6H2 मिलता है, CaCl2 6H2, SrCl2 6H2, बट BaCl2 में आप देखोगे 2H2O ही हाइड्रेशन हो रहा है। CaCl2 का सबसे ज्यादा यूज होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, डेसिकेटर के फॉर्म में। समझ गए बच्चों? जल अवशोषक के रूप में। आप लैब में देखोगे सबसे ज्यादा कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है। ये डिलिक्विसेंट नेचर का है, इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसी में घुल जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो यूज है वो डेसिकेटर के फॉर्म में होता है। अब मैं एक और बात बता दूं कि बेरिलियम क्लोराइड जो होता है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में वाटर आता है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। मतलब हाइड्रोस्कोपिक तो है लेकिन ये इसके साथ साथ ये हाइड्रोलाइज होके और इस तरह से HCl गैस बनाता है जिससे व्हाइट फ्यूम्स दिखती हैं। तो एक क्वेश्चन होता है कि बेरिलियम क्लोराइड को मॉइस्चर में रखें तो व्हाइट फ्यूम्स बनती हैं, वो किसके कारण है? तो ध्यान रखें, बेरिलियम क्लोराइड हाइड्रोलाइज हो जाता है और HCl की व्हाइट फ्यूम्स निकालता है। बाकी हाइड्राइड्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। मेनली बेरिलियम क्लोराइड बहुत छोटा कैटाइन है और कैटाइन छोटा और वीक बेस बनाता है, इसलिए बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है थर्मल स्टेबिलिटी, ऊष्मीय स्थायित्व। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, थर्मल स्टेबिलिटी हो, समझ गए ना, या फिर इनके बाद आयोनिक नेचर हो, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, कैटाइन की साइज बढ़े तो बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एनाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए बच्चों कि कैटाइन जितना बड़ा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, आयोनिक नेचर, और हैलाइड जितना छोटा ये सारे उतने ज्यादा। अब देखो यहाँ पर अगर हम BeX2 से लेके और BaX2 तक चले विद रिस्पेक्ट आप देख रहे हैं कि M2+ आयन साइज चेंज हो रही है, Be2+ से लेके और बेरियम 2+ तक साइज बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, आयनिक नेचर इसी ऑर्डर में इंक्रीज होता जाएगा। जैसे BeCl2 से लेके BaCl2 तक चले तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जस्ट ऐसा ही हैलाइड में देखो, हैलाइड की साइज छोटी तो ये सारा मान वैल्यू जो है ये वैल्यू सब ज्यादा होंगे। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन में सबसे छोटा कौन सा है? फ्लोरीन। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन होगा? फ्लोराइड। उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम आयोडाइड। समझ गए ना? इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है थर्मली जब ये चेंज होते हैं। अब आता है कि अगर आपसे कहा जाए कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके हैलाइड्स के बारे में अगर कंपेयर करना हो स्टेबिलिटी, तो ध्यान रखें कि Mx मोर स्टेबल देन Mx2। मतलब यहां मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, आयोनिक नेचर की बात करें, तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे। मींस अगर हम ये कहें कि NaCl है तो वो MgCl2 से ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गए ना?
क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पोलराइजिंग पावर कम होगी, यहाँ पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, यहाँ आयनिक नेचर ज्यादा है, यहाँ आयनिक नेचर कम है। कई बार ऐसा पूछा जाता है, जैसे आपको दे दिया गया यहाँ पर है NaCl, ठीक है, MgCl2 और यहाँ है CaCl। अब आप इनको तीनों में आयनिक नेचर बताना है। तो पहले तो आप ध्यान रखें कि 1 प्लस का हमेशा ज्यादा होता है 2 प्लस से, तो NaCl का सबसे ज्यादा हो गया। अब हम आते हैं इन दोनों में, तो ये छोटा कैटायन है, इसमें बड़ा कैटायन है, तो फिर क्या आ जाएगा Cl2, फिर क्या आ जाएगा बच्चों MgCl2। और अगर मान लो मैं यहाँ पर BeCl2 भी दे रखा होता तो सबसे कम किसका हो जाता BeCl2। तो ये इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, स्टेबिलिटी, इनका ऑर्डर इस तरह से कंपेयर हो। ध्यान रखें कि 1 प्लस ज्यादा है 2 प्लस से ज्यादा थर्मल स्टेबल है, ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप में कंपेयर करने पूछे तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी में। तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि साइज ऑफ हैलोजन आयन इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू M2+ आयन। जो इस ग्रुप के कैटायंस हैं M2+ आयन, उनके रिस्पेक्ट में हैलोजन काफी बड़े साइज के होते हैं। समझ गए ना बच्चों कि इनका जो आकार है M2+ के सापेक्ष काफी बड़ा है। अब हम हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन देखें कि कैटायन की साइज और एनायन की साइज से, तो ये रिलेशन होता है। अब मैं ये बता दूं कि अगर कैटायन के रिस्पेक्ट में एनायन काफी बड़ा हो, लार्ज साइज का हो, तब ऐसे में हम ये जो रेशियो ये देख रहे हैं ना 1/R++ जो कैटायन और एनायन की साइज का जो ये रेशियो दिख रहा है, हम इसमें जो कैटायन की साइज है, ये जो रेशियो है, मतलब हम 1/R- इसको क्या ले सकते हैं, नेग्लिजिबल। क्यों ले लिया बच्चों? क्योंकि ये रेशियो अगर मान लो 1/100 है और ये 1/1 है, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तब अगर आपको ऐसा दिखता है कि एनायन काफी बड़ा हो, तो हम ये रेशियो को 1/R- को हटा देंगे और केवल क्या लेंगे 1/R+। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी केवल और केवल किस पर डिपेंड हो जाती है, कैटायन की साइज पर। समझ गए ना कि कैटायन की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। मींस बेरिलियम 2+ से लेके और बेरियम 2+ तक चले, तो ये जो ऑर्डर दिख रहा है ये क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम 2+ के साथ रहेगी और सबसे कम इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी साइज है कैटायन की और यहाँ सबसे छोटी साइज है। तो फिर से समझे, दोनों में अगर एनायन बड़ा हो, लार्ज साइज का हो, तो हाइड्रेशन एनर्जी केवल कैटायन पे डिपेंड हो जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन। मींस बेरिलियम के लिए सबसे ज्यादा और बेरियम के लिए सबसे कम। अब यहां आ जाए कि लैटिस एनर्जी का रिलेशन ये है कैटायन और एनायन की साइज से। जब एनायन काफी बड़ा हो तो हम इस रेशियो में 1/R++ 1/R- में आप देखते हैं कि ये जो R- है, हम इसमें केवल किसकी साइज लेंगे, R+ की, क्योंकि ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो इसमें इसको जोड़े तो कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम अप्रोक्सीमेट 1/R-। तो अब आप देख रहे हैं कि लैटिस एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड हो जाती है, निगेटिव आयन की साइज में। समझ गए ना? तो इस तरह से, और हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी में अगर हम देखते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से। बट अगर आप देखते हैं कि R- काफी बड़ा है R- से, तो हाइड्रेशन के रिस्पेक्ट में लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगी। और ये इफेक्ट क्या होगा कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगे, समझ रहे ना, तो आप देखोगे कि एक ही सेम टाइप का हैलाइड ले रहे हैं। मान लो फ्लोराइड 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 ले रहे हैं, तो एनायन की साइज तो चेंज नहीं होगी ना, एक ही ग्रुप में एक ही वन टाइप के हैलाइड्स की, तो लैटिस एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट हाइड्रेशन एनर्जी रेगुलरली क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। तो यही मैंने लिखा कि x- साइज नॉट चेंज विद सेम हैलाइड फॉर सेम हैलाइड, ठीक है। Therefore, lattice energy not altered with increase in the size of cation. समझ गए बच्चों कि जैसे जैसे हम सेम टाइप के हैलाइड में ग्रुप से ऊपर नीचे चलेंगे, लैटिस एनर्जी तो डिक्रीज नहीं होगी,
बट क्या डिक्रीज होने लगेगी हाइड्रेशन एनर्जी, और ऐसे कंडीशन आ जाने से ये क्या हो जाएगा, नॉन या कहें कि इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी आप देखोगे कि किस तरह से डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। तो ये बात तो समझ गए होंगे कि जब एनाइन बड़ा हो तो सॉल्युबिलिटी केवल और केवल किससे डिटरमाइन होती है, ठीक है, कि हम यहां पर ये कहें कि सॉल्युबिलिटी डिटरमाइंड बाय, ठीक है, डिटरमाइंड बाय ओनली साइज ऑफ कैटायन। समझ गए ना? ये आपको CO3 2 SO4 2 Cr2O7 2 CrO4 2 हैलाइड आयन, ये वाली साइज में अगर आप देखेंगे तो ये R- जो है R+ से काफी बड़े साइज के होते हैं। और ऐसे भी यहां पर मैंने R- R का ये पॉजिटिव चार्ज 1 वाला लिया है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटाइन का रेडियस, यहां पर R+ क्या है बच्चों, कैटाइन रेडियस, और R- क्या है यहां पर, एनाइन रेडियस। तो इन आइंस के लिए कार्बोनेट, सल्फेट, ये है, ठीक है, हैलाइड्स में ध्यान रखें जो सॉल्युबिलिटी है, समझ गए बच्चों, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज, ठीक है, साइज ऑफ M2+ आयन। जैसे जैसे इनकी साइज इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बेरिलियम से लेके और कहां तक चले, अगर हम बेरिलियम हैलाइड्स तक, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। कार्बोनेट, सल्फेट, आगे हम इनकी भी डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखना है। और यही रीजन है कि हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर आपको मिलेगा, कार्बोनेट की, सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, वो इसी फैक्ट के कारण है कि एनाइन काफी बड़े साइज के हो जाते हैं। मतलब ये जो हैलाइड्स है, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, परक्यूट, क्रोमेट, ये जो आयंस है काफी बड़े साइज के हैं और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो मैं यहां से कहूं कि BeF2 मोर सॉल्युबल, MgF2, ठीक है, CaF2, SrF2 और BaF2। ओके, ऐसे ही अगर हम Mg यहां पर ले लें क्लोराइड्स के बारे में कि BeCl2, MgCl2, ठीक है, CaCl2, SrCl2, BaCl2। और अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं BeX2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, MgX2, CaX2, Sr, ओके, X2, और यहां पर क्या, BaX2। तो आप देख रहे हैं कि हैलोजन चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर साइज कैसे चेंज हो रही है, Ba2+, Mg2+, तो यहां पर साइज इस ऑर्डर में चल रही है, Be2+, Mg, Ca2+, Sr2+ और Ba2+। तो ऐसे में ये साइज R+ की साइज बढ़ रही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो हम मैं कहूं कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो Be2+ के साथ सबसे ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, मींस इसके साथ, फिर Mg2+, Ca2+, Sr2+, B। तो ये ऑर्डर मिलेगा आपको सॉल्युबिलिटी का। समझ गए ना? तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी इनमें डिसाइड करनी है कि ये। अब आता है कि अगर R+ कांस्टेंट रहे, ठीक है, और R- चेंज हो, ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है 1/R+ पे डिपेंड है, तो नॉट, ठीक है, अल्टर्ड इन ग्रुप, बट लैटिस एनर्जी 1/ क्या है, R- है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो लैटिस एनर्जी है ये डिक्रीज होगी विद इंक्रीज हैलोजन। ओके, तो लैटिस एनर्जी लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी बन जाएगा, तो सॉल्युबल होगा सॉल्ट। मींस हम यहां ये कह सकते हैं कि अब आपसे अगर सॉल्युबिलिटी इनके हैलाइड चेंज के साथ पूछ ली गई हो तो क्या करेंगे आप? ओके, तो यहां पर देखें आप कि जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी, तो यहां पर कांस्टेंट है और R चेंज हो रहा हो, तो हाइड्रेशन एनर्जी तो कैटाइन पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी एनाइन पे डिपेंड करती है। तो ये तो अल्टर्ड होगी नहीं क्योंकि कैटाइन की साइज को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन लैटिस एनर्जी जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ेगा, हैलोजन मतलब X-, तो लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम हो जाएगी। और सॉल्युबिलिटी, तो ये क्या कहेंगे हम कि जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों, ठीक है, सॉल्युबिलिटी
इंक्रीजेस विद इंक्रीज, ठीक है, साइज ऑफ हैलोजन। मैं यहां से ये कहूं कि ये है MF2, इससे ज्यादा MCl2, इससे ज्यादा MBr2 और इससे ज्यादा सॉल्युबल क्या होगा Mi। ये किसके लिए है? जब आयोनिक कंपाउंड, अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तब ये रूल नहीं लगेगा। कोवैलेंट में आयोडाइड में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाती है फाजोलिन से। तो यहां पर अगर हम ये कहें कि MgF2 तो इससे ज्यादा सॉल्युबल क्या होगा MgCl2, इससे ज्यादा सॉल्युबल क्या होगा बच्चों MgBr2, इससे ज्यादा सॉल्युबल क्या होगा MgI2। यहां पर Mg2+ साइज जो है वो क्या है कांस्टेंट है, बट यहां से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये बढ़ता जाता है, तो सॉल्युबिलिटी इस ऑर्डर में इंक्रीज होती जाएगी। तो आप समझ गए ना कि हैलोजन का साइज बढ़े तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर मेटल का साइज बढ़े तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये ऑर्डर आपको कहां-कहां देखना है? कार्बोनेट्स में, सल्फेट्स में, हैलाइड्स में मैंने आपको बता दिया है, नाइट्रेट में, क्रोमेट में, इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी में आपको देखने मिलेगा। समझ गए ना कि इस तरह से और जो है सॉल्युबिलिटी आपको मिलेगी। तो यहां तक अब देखो बच्चों, आपसे पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, आपको इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन पूछा जाता है। तो इसकी ना 3 स्टेट में स्ट्रक्चर अलग-अलग है। अगर आपसे सॉलिड स्टेट पूछा गया है तो ध्यान रखें ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, बहुलक के रूप में, और पर बेरिलियम एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। देखो कैसे sp3, सॉरी क्या होता है sp3। तो यहां पर जो ये क्लोरीन है ये है BeCl2, तो यहां से क्लोरीन अपना एक लोन पेयर यहां दे देता है, जस्ट ऐसा ही एक लोन पेयर यहां से ये दे देगा, ऐसा ही यहां चलेगा, दो लोन पेयर अब यहां बचे, इसके पास एक लोन पेयर ये मिल गया और यही चलता रहेगा। समझ गए बच्चों कि यहां पर इस तरह से, और यहां पर चले जाए हम तो यहां पर एक लोन पेयर इससे मिल जाएगा। तो ये जो यहां पर बेरिलियम है यहां उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी sp3, और अब जो ये एंगल है ये होता है 98 डिग्री का, जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना होता है 109.5 डिग्री, लेकिन उससे कम होता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा। तो ये है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। क्या है बच्चों? ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, और ये किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड स्टेट में। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? sp3। क्यों? क्योंकि पर बेरिलियम जो है 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेशन, मतलब बेरिलियम में देखें तो 2 तो आप देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, और 2 क्या है इसमें? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। sp3 हाइब्रिड स्टेट और इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, दूसरा आता है गैसियस स्टेट। जब टेम्परेचर 1200 केल्विन से ज्यादा कर दें तब पर बेरिलियम क्लोराइड जो है सेपरेट डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगा, और उस समय ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp। बॉन्ड एंगल कितने का होगा बच्चों? 180 डिग्री। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? लीनियर स्ट्रक्चर। तो जब ये गैसियस स्टेट में आ जाए तो ये, फिर आता है वेपर फेज, गैसियस स्टेट से नीचे और सॉलिड या लिक्विड स्टेट के ऊपर। तो यहां पर चाहे लिक्विड में पूछ ले चाहे वेपर स्टेट में, जब टेम्परेचर इससे कम हो तो ये डाइमेरिक फॉर्म में होगा। कैसे होगा? ये लोन पेयर इसको और ये लोन पेयर इसको देता है, और ये बन जाता है डाइमेरिक फॉर्म। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों? sp2, और ये जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको बेरिलियम क्लोराइड से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक, गैसियस स्टेट में मोनोमेरिक, और वेपर फेज में ये डाइमेरिक, लिक्विड स्टेट में इस तरह से डाइमेरिक फॉर्म में रहता है। तो ये बेरिलियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में है, नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट का तो फॉर्मूला होता है MCO3 और बाइकार्बोनेट होते हैं इस तरह से। ओके, MCO3 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड
सॉलिड स्टेट में मिलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, समझ गए ना, ठोस अवस्था में। वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जल में अम्लीय हैं, और इनको हीट किया जाए तो ये डिकम्पोज होकर किसमें चेंज हो जाते हैं, ऑक्साइड में, और क्या फ्री हो जाती है, CO। अब इनको कंपेयर करें तो ये केवल सॉल्यूशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में इनका एग्जिस्टेंस नहीं है बच्चों। वाटर सॉल्युबल है, जल में पूर्ण विलेय है, और डिकम्पोज होते हैं। जब वाटर को अगर हीट करते हैं सॉल्यूशन को तो ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं MCO3 के फॉर्म में, मतलब ये बाइकार्बोनेट से किसमें चेंज हो जाते हैं, कार्बोनेट। अब हम आ जाते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में और थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट। तो ध्यान रखें कि ये जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, ये ग्रुप में बेरिलियम से लेकर बेरियम तक बढ़ते हैं क्योंकि आयनिक नेचर बढ़ता है। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये तो मेनली आयनिक नेचर पे डिपेंड करती है। अब हम आ जाते हैं साइज की बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कार्बोनेट काफी बड़े साइज के हैं मैग्नीशियम N2+ रिस्पेक्ट में, इनकी जो साइज है काफी छोटी होती है मेटल आयन की। तो ऐसे में हम जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम हो जाती है इस ग्रुप में, मींस हाइड्रेशन जो एनर्जी है ये लगातार डिक्रीज होगी बच्चों, बेरिलियम से लेकर बेरियम 2+ तक, बट लैटिस एनर्जी नॉट अल्टर्ड, ये अल्टर्ड नहीं होती, ये नहीं बदलती, समझ गए ना। तो ऐसे में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लगातार डिक्रीज होती है बेरिलियम से लेकर बेरियम तक। तो आपसे अगर इन कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको हैलाइड में बताया, बिल्कुल वही इफेक्ट पड़ता है इनमें। क्यों, क्योंकि कार्बोनेट काफी बड़े साइज के हैं इनसे। तो जहां एनाइन बहुत बड़ा हो जाए, सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी से डिटरमाइन होती है, ना कि लैटिस एनर्जी, क्योंकि लैटिस एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हुई कैटाइन का साइज बढ़ने से। लिए यही कारण है कि बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट तक लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है सल्फेट्स। तो सल्फेट चाहे हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड, इनका कंसंट्रेट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 बनके क्या ले हम यहां पर, डाइल्यूट H2SO4, इनकी रिएक्शन से बन जाते हैं क्या, सल्फेट। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वाटर सॉल्युबिलिटी के बारे में तो वाटर सॉल्युबल है, ओके, लेकिन इनमें बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है। ये बात बताता हूं मैं आपको। इनका डिकम्पोजिशन किया जाए, इनको हीटेड किया जाए तो ये ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस O2 में डिकम्पोज होते हैं। अब इनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर पूछे कि इनको डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर, तो ध्यान रखें आयोनिक नेचर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आयोनिक उतने ज्यादा डिकम्पोजिशन रेट, सॉरी टेम्परेचर। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और थर्मल स्टेबिलिटी में ऑलरेडी बता चुका हूं, आयनिक कैरेक्टर के साथ बढ़ते हैं। तो बेरिलियम सल्फेट से लेकर बेरियम सल्फेट तक चले तो ये डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इनको डिकम्पोज करने का टेम्परेचर, और ये प्रॉपर्टी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो बच्चों, सॉल्युबिलिटी मैंने आपको पहले बता दिया कि सल्फेट आयन काफी बड़े साइज के हैं कैटाइन के रिस्पेक्ट में। ऐसे में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे कैटाइन की साइज इंक्रीज होगी, क्योंकि जो लैटिस एनर्जी है वो तो सल्फेट के साइज से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है बेरियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, और सबसे कम है ये तो बिल्कुल इनसॉल्युबल है बच्चों, ठीक है। इसमें पूछा जाता है ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है क्या, लैटिस एनर्जी से। यही रीजन है कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में टोटली, ओके। यहां तक बात समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं नाइट्रेट्स के बारे में। तो नाइट्रेट्स का फॉर्मूला है MnO3 ऑक्साइड ले लें, हाइड्रोक्साइड ले लें, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करा दें तो नाइट्रेट्स बनते हैं। डिकम्पोजिशन पूछा जाता है तो जब इनको हीटेड किया जाता है तो इसमें NO2, O2 और MO, इसमें SO2 बन रही है, इनमें NO2 जो कि ब्राउन कलर की गैस है। लिथियम नाइट्रेट भी इसी तरह का डिकम्पोजिशन देता है। अब आता है कि इनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल सल्फेट जैसा ही है, और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो भी सल्फेट जैसा, क्योंकि NO3 काफी बड़े साइज के एनाइन है और इनका जो है इस तरह से ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का भी मिलेगा। तो यहां तक आप नोट करो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। जैसे हमने एल्कली मेटल्स में देखा था कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं। क्यों,
क्योंकि जैसे ही लिक्विड अमोनिया में जाते हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं और फिर उन आयंस का और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अमोनिएशन, और उसमें इतनी एनर्जी निकलती है कि वो मेटल आयन को आगे डिसोसिएटेड करते रहते हैं। इनमें भी यही प्रॉपर्टी है, बट बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दो इनसॉल्युबल है अमोनिया में, बट अदर मेटल्स आर, ठीक है, सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया, गिव ब्लू कलर सॉल्यूशन। बेरिलियम और मैग्नीशियम की इनसॉल्युबिलिटी का रीजन है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, देयरफॉर नॉट आयोनाइज्ड इन लिक्विड अमोनिया। बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है और सॉल्वेशन में इतनी एनर्जी नहीं मिलती अमोनिया में सॉल्वेशन से कि इनको आयोनाइज्ड कर पाए, ऐसे में ये इनसॉल्युबल रहते हैं। तो समझ गए बच्चों कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के अतिरिक्त शेष धातुएं लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होती हैं और नीले रंग का विलयन बनाती हैं। नीला रंग तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ब्लू कलर इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड इन विजिबल रीजन एंड गिव ब्लू कलर सॉल्यूशन। और ये दोनों क्यों नहीं है बच्चों डिसॉल्व, क्योंकि इनकी आयन ऊर्जा जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है और वो अमोनिया में आयोनाइज्ड नहीं होती। तो यहां पर M=Ca, ठीक है, Sr, Da, Ra, इस तरह के मेटल्स को डिसॉल्व करें तो X+2y अमोनिया, तो X तो लग जाएंगे M2+ के लिए अमोनिएशन, तो ये जो है अमोनिएटेड आयन है, ये भी क्या है, अमोनिएटेड कैटायंस, ठीक है। यहाँ X की वैल्यू 6 तक होती है और इस तरह से दो इलेक्ट्रॉनों का अमोनिएशन हुआ तो 2y अमोनिया मॉलिक्यूल्स लगेंगे, तो इनको बोलेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं के कारण कलर सॉल्यूशन है, इसी के कारण रिड्यूसर नेचर है, इसी के कारण पैरामैग्नेटिक नेचर है। तो ये सारी प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होती है। डिकम्पोजिशन, अगर अमोनिया को काफी समय तक मेटल के कांटेक्ट में रखा जाए तो फिर ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग कर दी जाए तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, या हम ये कहें कि ये है हमारे पास NH3Y, ओके। तो ये चेंज कैसे हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा NH2- प्लस हाफ H2 प्लस Y- 1 NH3 रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग के कारण फिर ये डिकम्पोज हो जाता है और हाइड्रोजन रिलीज होने लगती है। ये एक अच्छे रिड्यूसर भी होते हैं, ओके। और अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, समझिए बच्चों कि एट हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता लें, तो सॉल्यूशन ब्लू कलर से ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है। रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, एक दूसरे के साथ पेयर्ड हो जाते हैं और पेयर्ड होने के कारण ही फिर यहां पर कैसा आ जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर, ओके। और कौन सा आ जाएगा, ब्रॉन्ज कलर आ जाता है और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो यहां तक बात समझ गए, बिल्कुल वही नेचर जो आपने किस में पढ़ा है, एल्कली मेटल्स में, लगभग वही नेचर इनमें मिलता है। एक कंपाउंड रह गया था नाइट्राइड्स M3N2। तो हम जानते हैं कि कोई भी मेटल लिया जाए, यहाँ बेरिलियम से लेके और बेरियम तक, ये कोई भी मेटल में नाइट्रोजन के साथ हीट करें एयर की प्रेजेंस में तो ये बनते हैं नाइट्राइड। क्या बन गया बच्चों, नाइट्राइड्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली स्टेबल ये भी होते हैं, ओके। और इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, अमोनिया और हाइड्रोक्साइड। अमोनिया के प्रोडक्शन की मेथड में भी आता है मैग्नीशियम नाइट्राइड या कैल्शियम नाइट्राइड को हाइड्रोलाइज किया जाए तो अमोनिया बनती है। तो इस तरह से ये था हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के केमिकल नेचर के बारे में, जिसमें हमने ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हैलाइड्स, हाइड्राइड और भी अदर जो भी आपने सल्फेट, कार्बोनेट्स, इनके बारे में देखा, इनकी सॉल्युबिलिटी एक बार आप अच्छी तरह से समझें, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, ओके। तो ये हमारा केमिकल नेचर का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू, बाय।